खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। खाद्य प्रतिष्ठानों और ठेलियों पर आकस्मिक निरीक्षण से मची खलबली। खाद्य सुरक्षा टीमों ने शहर में सैंपल लेकर क्वालिटी और स्वच्छता की दी हिदायतें। मिनी सचिवालय में चैम्बर नहीं बनने पर वकीलों ने काली पट्टी बांध जताया रोष। 16 अगस्त को कोर्ट के प्रस्तावित उद्घाटन का किया विरोध। 2 मंजिला भवन में टाइल्स लगाने के दौरान नीचे गिरकर कामगार ने तोड़ा दम। वहीं आर्थिक तंगी से परेशान युवक ने प्रतापबाग में फंदा लगाकर दी जान। और नशे के कारोबार पर शिकंजा कस शातिर को दबोचा। सूर्यनगर मोड़ से गांजा और देसी शराब भी की बरामद। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। आम जन की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बुधवार को अलवर शहर में कई खाद्य प्रतिष्ठानों और ठेलों पर अचानक जांच की। टीम के बाजार में पहुंचते ही छोले भटूरे, समोसा और कचौरी बेचने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया। जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छोले भटूरे तलने में इस्तेमाल किए जा रहे तेल के नमूने लिए। इसी बीच एक कढ़ाई में जला हुआ काला तेल मिला, जिससे तेज बदबू आ रही थी। टीम ने इस तेल का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। टीम ने शहर के कई खोमचो, रेहड़ियों और समोसा कचौरी विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण किया। अनेक स्थानों पर गंदगी और साफ सफाई की कमी मिलने पर दुकानदारों को मौके पर ही कड़ी फटकार लगाई गई और स्वच्छता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल ने कहा कि लोगों की सेहत से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच में खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि वे ताजा और मानक गुणवत्ता वाले खाद्य तेल का उपयोग करें, साथ ही स्वच्छता के सभी नियमों का भी पालन करें। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय अलवर ने एक ये जो रोड साइड चाट पकोड़े वाले हैं, ठेले वाले हैं, या नाले पे जिन्होंने लगा रखी है, या जो फास्ट फूड बना के बेच रहे हैं, इन सभी के विरुद्ध एक विशेष जांच का सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए हुए हैं। इसी के तहत आज हम यहाँ काशीराम सर्किल पर क्या नाम से भगत जी छोले वाले हैं, इनके यहाँ इन छोले सब्जी की जांच की जा रही है। इनकी दुकान पर ये कार्ट लगा रखी है, उस पर थोड़ी साफ सफाई की कमी है, जिसके लिए इनको एक इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया गया है। जो अगर ये 15 दिन में इसकी साफ सफाई ठीक से नहीं करेंगे तो इनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा इनके छोले में अगर किसी भी तरह की कोई मिलावट पाई जाती है तो इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जाएगा। मिनी सचिवालय में नया कोर्ट तो बन गया, लेकिन अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर नहीं बनने से आक्रोश बना हुआ है। ऐसे में अलवर के वकीलों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राकेश शर्मा एवं वकीलों ने बताया कि 16 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह सहित मुख्यमंत्री के अलवर आगमन पर नए कोर्ट का उद्घाटन करने की बात सामने आई है, लेकिन अभी यहाँ वकीलों के लिए ना तो चैम्बर बने हैं और ना ही जगह चिन्हित हुई है। ऐसे में वकीलों ने पहले चैम्बर और अन्य सुविधाएं जुटाने एवं इसके बाद उद्घाटन की मांग उठाई है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब तक चैम्बर न बने, जब तक कोर्ट को शिफ्ट नहीं किया जाए, वकील साथियों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय है। न तो वहाँ बैठने को कोई जगह है, न कोई पेड़ है, न छाया का कोई इंतजाम है, तो हम इसका भरपूर विरोध करते हैं। जैसा कि हमारे बार के पूर्व अध्यक्ष साहब ने बताया है कि पिछले 15 दिनों से वकीलों का विरोध चल रहा है। आज सांकेतिक रूप से काली पट्टी बांधकर हम विरोध जता रहे हैं कि हमारा जो कोर्ट यहाँ से मिनी सचिवालय के यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन वकीलों के बैठने के लिए जगह भी चिन्हित नहीं है। चैम्बरों की बात तो दूर की बात है, कहाँ हम सीट लगाएंगे। जब तक चैम्बरों की और जगह की बैठने की व्यवस्था नहीं होगी, जब तक हम उद्घाटन का विरोध करते हैं। आज अखबार के माध्यम से एक समाचार प्राप्त हुआ कि 16 तारीख को भारत सरकार के गृह मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री अलवर आ रहे हैं। अलवर जिले में नई कोर्ट का निर्माण हो चुका है और इसके भी उद्घाटन की संभावना है। वहाँ पर अधिवक्ताओं को चैम्बर की मांग को लेकर काफ़ी 12-13 वर्षों से जो मांग चली आ रही है उसका आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ।
तो जो सभी अधिवक्ता हैं उनकी एक ही मांग है और हम हमारी कार्यकारिणी से आग्रह करें कि 16 तारीख को CM अलवर में आ रहे हैं या उसको कोई भी ऐसा निर्णय ले जैसे CM को हम मजबूर कर सके कि वो यहाँ आकर अधिवक्ताओं के चैम्बर की मांग को पूरी करें, क्योंकि CM है, CM कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए सारे अधिवक्ता विरोध है, इसी बात को जागरूकता के लिए आज कार्य करती है। अकबरपुर थाना क्षेत्र के सीरावास मीणा की ढाणी स्थित एक फार्म हाउस में दर्दनाक हादसा सामने आया है। 2 मंजिला भवन में टाइल्स लगाने का कार्य कर रहे एक श्रमिक की ऊंचाई से गिरने के कारण मौत हो गई। मृतक की पहचान सीकर जिले के निवासी 36 वर्षीय नागरमल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि नागरमल 3 दिन पहले ही अपने गांव से फार्म हाउस पर टाइल्स लगाने के काम के लिए आया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दूसरी मंजिल पर टाइल्स लगाने के दौरान अचानक नागरमल का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़ा। गंभीर रूप से घायल होने पर साथी श्रमिक उसे तत्काल अकबरपुर सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाया, साथ ही मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। तुलसीराम, जाति प्रजापत, उम्र 36 साल, आरो प्रीतमपुरा, PS थोई, जिला सीकर। क्या सूचना मिली थी आपको? सूचना मिली कि एक आदमी छत से गिरकर परिजन मर गया। आधी सूचना पहुंचे तो छत से गिरकर पड़ा हुआ मिला, इसकी वीडियोग्राफी बनाई और सारी काम करके ठंडे कायम होता। क्या काम करता, कुछ पता लगाया? ये टाइल लगाता है। अच्छा, तो ये क्या टाइल लगाने गया था? खुद के घर की छत से गिरा? टाइल लगाने गया था मकान पे और फार्म पर। के बाद सूचना मिली, आप गए मौके? हाँ, मौका पे गए, जिसपे मृतक मिला, जिसकी पंचायत जमा कार्रवाई थी, थाने पे यहाँ पर हॉस्पिटल लेकर। नशीले पदार्थों का कारोबार करने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही जारी है। वैशाली नगर थाना पुलिस ने एक शातिर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 320 ग्राम गांजा और 2 लीटर अवैध हथकड़ देशी शराब बरामद की है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट और आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। थानाधिकारी महेश तिवारी ने बताया कि 4 अगस्त को पुलिस टीम गश्त और बदमाशों की चेकिंग के दौरान अंबेडकर नगर से होते हुए सूर्य नगर मोड़ पहुंची थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि अरावली विहार फेज 1 स्थित पार्क के पीछे कुएं के पास एक युवक अवैध गांजा बेचने की फिराक में बैठा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो संदिग्ध युवक पुलिस वाहन देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। यह शातिर सचिन बिलाका का निवासी है। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि वह गांजा और हथकड़ शराब देसूला निवासी माया देवी से लाता आया था। पुलिस ने मौके पर जब्त की पूरी कार्रवाई ई-साक्ष्य ऐप के माध्यम से वीडियोग्राफी कर पूरी की। आरोपी को गिरफ्तार कर उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। मामले की जांच NEB थाना प्रभारी सुनील लाल मीणा को सौंपी गई है। अलवर शहर के प्रतापबास में 28 वर्षीय युवक ने मानसिक तनाव और आर्थिक तंगी से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार मृतक शुभम सेन पूर्व पार्षद स्वर्गीय सुरेंद्र सेन का पुत्र था। शुभम पहले राशन डीलर का कार्य करता था, लेकिन कोरोना काल के लॉकडाउन के बाद उसका कारोबार बंद हो गया, जिससे उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद वह टैक्सी चालक के रूप में काम कर परिवार का सहयोग कर रहा था। बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम उसने अपने घर पर फांसी लगा ली। शुभम का बड़ा भाई दिल्ली में नौकरी करता है। परिवार में उसकी शादी की चर्चा चल रही थी, लेकिन उससे पहले ही इस दुखद घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। कुछ मानसिक परेशानी थी, व्यापार से परेशान था, काम धंधा नहीं था, जिसके कारण कल शाम को लगभग 7 साढ़े 7 बजे सुसाइड कर लिया इसने। और जैसे हमको पता लगा, हम अड़ोस पड़ोस से इसको लेकर हॉस्पिटल आए। आते ही डॉक्टर ने इसको मृत घोषित कर दिया। अब इसका पोस्टमार्टम करके बॉडी इसके घर लेके जा रहे। पिताजी का स्वर्गवास हो गया है इनके, और पिताजी पूर्व पार्षद रहे हैं सुरेंद्र सेन। उनका ये छोटा वाला बच्चा है सर, 2 बच्चे हैं, एक दोनों ही लड़के हैं। ये छोटा वाला जो एक्सपायर हुआ, बड़ा प्राइवेट जॉब करता है दिल्ली में। अलवर के सदर थाना क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में प्रसव के बाद 24 वर्षीय महिला की मौत हो जाने से हड़कंप मच गया। महिला ने सामान्य प्रसव से स्वस्थ बेटे को जन्म दिया था, लेकिन डिलीवरी के करीब 1 घंटे बाद अत्यधिक ब्लीडिंग होने से उसकी हालत बिगड़ गई। गंभीर अवस्था में महिला को राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
मृतका पिंकी बानो महुआ खुर्द मालाखेड़ा की निवासी थी। परिजनों के अनुसार पिंकी बानो को प्रसव के लिए कटोरी वाला तिवारा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रसव सामान्य रहा और उसने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। नवजात पूरी तरह स्वस्थ बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रसव के बाद महिला का रक्तस्राव लगातार जारी रहा। हालत बिगड़ने पर निजी अस्पताल ने उसे राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय रेफर कर दिया, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक काफी देर हो चुकी थी। चिकित्सकों ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मृतका का शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। कहाँ की रहने वाली है? महुआ। कितनी उम्र है इनकी? इनकी 35 साल। क्या हुआ था इनके? बच्चा हुआ था, डिलीवरी हुई थी, बच्चा हुआ था। कौन से अस्पताल में? कटोरी वाला। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो इसके यहाँ वहाँ से रेफर यहाँ पे कर दी, यहाँ क्योंकि इसके ब्लड नहीं रुक रहा। फिर यहाँ आते आते रास्ते में ठीक ठाक बोलते चलते आई। ICU की सुविधा नहीं है इसमें। बच्चा ठीक होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये जो लड़का हुआ था, लड़की हुई थी? लड़का कैसा है? ठीक है, लड़का अच्छा है। लड़का ठीक है, मशीन में है। कितने घंटे पहले डिलीवरी हुई है? 1-1.5 घंटा हुआ, 1-2 घंटा पहले। अच्छा, तो वहाँ पर ले गए, कौन सा अस्पताल था वो? शायद उसका नाम ध्यान नहीं है, एक ही हॉस्पिटल है कटवाड़ा पे। अच्छा, तो वहाँ पर भर्ती कराया आपने? हाँ। तो ये फिर क्या बताया उसने कोई दिक्कत ना, ठीक ठाक डिलीवरी हो गई। लेडीज भी वहाँ जो दाई बोलते हैं या उसको नर्स बोलते हैं। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद ब्लड नहीं रुका, इसलिए फिर यहाँ लाया। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या बताया डॉक्टर ने? यहाँ फिर मृत घोषित कर दिया। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर जहां तैयारियां जारी हैं, वहीं प्रमुख दलों के बयान आए दिन सामने आ रहे हैं। ईवीएम कमीशनिंग को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने 25 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने जा रहा है। अगले 10 दिन में सभी सीटों के लिए लॉटरी निकलने की भी संभावना है। इसके बाद चुनाव के विधिवत ऐलान के साथ ही आचार संहिता लग जाएगी। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गुर्जर ने कहा है कि भाजपा सरकार राजस्थान में ओबीसी की जातियों के साथ धोखा कर रही है। यही कारण है कि ओबीसी के नाम पर जनता को गुमराह किया गया। वहीं अब कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे की रिपोर्ट तुरंत आ गई और निकाय एवं पंचायत चुनाव की तैयारी की जा रही है। लेकिन जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि इस चुनाव में ओबीसी की जातियों को मात्र 21% आरक्षण दिए जाने का काम किया जा रहा है, जबकि कम से कम 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने नौकरियों में भी ओबीसी को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं देने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि जल्द ही प्रदेश और जिला स्तर के नेताओं से कार्यक्रम बनाकर इस पर रणनीति बनाई जाएगी। जो ये 21% दे रहे हैं, ये कतई बेईमानी है। पहले भी बेईमानी करते हैं, अब भी बेईमानी है। ठगा जा रहा है ओबीसी को आरक्षण के नाम से। जितने जो 27% आरक्षण जब अपना है, 27% आरक्षण के बाद में 21% क्यों दे रहे हैं? कोई रीजन होगा ना इसका कि क्या रीजन है, क्यों दे रहे हो, घटा के क्यों दे रहे हो? यानी हम इसका वास्तविकता पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और या तो 27% हमें दे दें, नहीं तो इसका विरोध झेलना पड़ेगा। आपको लगता है सरकार सर ओबीसी के साथ धोखा कर रही है, बेईमानी कर रही है? मैं ये कह रहा हूँ, शायद जो ये सरकार है जो ओबीसी को इतना भारी ठग रही है हर चीज में, नौकरी में भी, यानी कि जो आरक्षण के आधार के ऊपर कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। आज बड़ी बड़ी जो जगह है IAS IPS की, उसमें भी हमारी कोई जगह नहीं। ये बहुत भारी ठग रहे हैं। हम अब इनके बहकावे में नहीं आएंगे, अब ठगे नहीं जाएंगे, इनकी धोखाधड़ी से दूर रहेंगे। हम तो अब आंदोलन करेंगे, ओबीसी विरोध कर रहे हैं। अब आपकी प्रमुख मांग क्या है कि 27% दिया जाए? जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। एक तो ये था, अब 27% जब आरक्षण हमने दे रखा है ना, तो फिर हम 21% क्यों दें? अब से पहले बेईमानी कर चुके, तब हमें यानी कि खा चुके। अब भाई हम ओबीसी का आरक्षण दे रहे हैं, जबकि आरक्षण कुछ भी नहीं है, घटा के दे रहे हैं, सब चीज में घटा रहे हैं। मैं इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ और विरोध करेंगे। सर, आपको लगता है कि प्रदेश भर में इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए ओबीसी द्वारा? देखो, प्रदेश में
और यानी पूरे हिंदुस्तान में ये मुद्दा उठना चाहिए। पर आज राजस्थान की बात है, राजस्थान में चुनाव है, पंचायती राज का, पंचायत राज में जो आरक्षण दिया जाता है उस आरक्षण के आधार पे हमें आज मांग उठानी चाहिए। जो जितने कांग्रेसी लीडर बैठे हैं, अपोजिशन में बैठे हैं, उनको ये मांग उठानी चाहिए कि ये सरकार तो धर्मिता कर रही है, अभी कब तक आप आंख मीच के बैठे रहोगे। तो हम उठाएंगे, उठाने के लिए तैयार हैं और आज मैं बात कर रहा हूँ। उधर भाजपा नेता देशराज वर्मा के अनुसार पार्टी पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। पार्टी की संगठन की मजबूती का लाभ मिलेगा, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का भी फायदा पहुंचेगा। वर्मा ने कहा कि भाजपा के मुकाबले कांग्रेस पार्टी का संगठन काफी कमजोर है। माननीय पत्रकार महोदय, कांग्रेस को आप आक्रामक बता रहे हो, कांग्रेस को आप बढ़ते बता रहे हो। कल मैं देख रहा था माननीय हमारे विपक्ष के नेता कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मीटिंग ले रहे थे, 1 से लेकर 35 तक वार्ड के उनके पास उम्मीदवार नहीं है और आप उसको मजबूत स्थिति बता रहे हैं। खुद माननीय विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं कि भाई 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर से कोई है, एक व्यक्ति हाथ नहीं उठाया। ये हमारे विकास और सबका साथ सबके विकास की बात की जो बात थी नरेंद्र भाई मोदी और संजय शर्मा और भूपेंद्र यादव जी ने लेके चला था, आज उनके पास कैंडिडेट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा पत्रकार महोदय, भारतीय जनता पार्टी संगठन में कांग्रेस से 5 गुना आगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक बूथ पे अपने घर घर तक पहुंचे हुए। तीसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता और प्रदेश नेतृत्व ने हर मंडल पर चुनाव की समीक्षा, चुनाव को संगठनात्मक रूप से देने के लिए हर मंडल पर कार्यक्रम हुआ है और कल राजगढ़ के पूरे मंडलों का कार्यक्रम किया, जिसमें हमारे विस्तारक, जिला अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी के सदस्य और संयोजक और मंडल और बूथ और अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख तक के लोग उसमें मौजूद थे। तो कांग्रेस तो हमारे कहीं पाले में नहीं है और ये कांग्रेस वाले तो अपने कैंडिडेट ढूंढ लेंगे, यही बहुत बड़ी बात है। सर, जिस तरह से पिछली बार चुनाव हुए थे और आपके ऐसे बड़े बड़े दावे थे, पिछली बार के चुनाव में नगर पालिका थी और उसमें सभापति बीना गुप्ता कांग्रेस पार्टी की बनी थी। इसके अलावा नगर निगम चुनाव की तो ये बात है। पंचायत चुनाव की बात की जाए तो ज्यादातर प्रधान कांग्रेस के थे और जिला प्रमुख बलवीर सिंह जो थे वो कांग्रेस पार्टी से जिला प्रमुख बने थे, बाद में भाजपा में शामिल हो गए, अलग बात है। आपने शामिल करके जिला प्रमुख बनाया, लेकिन जनता ने तो कांग्रेस को बहुमत दिया और कांग्रेस जीती है। तो पिछली बार जब दोनों जगह कांग्रेस जीती है तो इस बात की क्या गारंटी कि इस बार नहीं जीत सकती। इस बार भी कांग्रेस ही कह रहे हैं हम जीतेंगे और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का दावा है कि जिला प्रमुख भी कांग्रेस का होगा, सभापति भी कांग्रेस का होगा। कांग्रेस निश्चित तौर पर टक्कर दे रही है। पिछली बार भाजपा को हरा चुकी है दोनों जगह, इस बार भी वो तैयारी है। आप कह रहे हो कैंडिडेट नहीं है, ठीक है, मीटिंग में नहीं होंगे, जब फार्म भरे जाएंगे बीजेपी से ज़्यादा उम्मीदवार कांग्रेस के टिकट मांगने वालों की भीड़ रहती है, जैसा मेरी जानकारी है। जब दोनों जगह जब सामने जीत चुके हैं तो इस बार भाजपा की कोशिश रहेगी कि अपने दोनों सभापति जो महापौर है और जिला प्रमुख बनाया जाए। उसकी क्या तैयारी है? देखिए, मैंने आपसे बताया है कांग्रेस की शासन था उस समय और कांग्रेस अपने शासन का दुरुपयोग करके हमारे कुछ पार्षदों को इधर उधर करके उस जिला नगर परिषद सभापति की जो बात आ रही है वो बनी, लेकिन बाद में सब तय हो गया था। भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमारे लोगों ने साथ दिया और हमारा नगर का सभापति बना, पहली बार। और आप दूसरी तरफ देखिए, प्रधान और बोर्ड की बात कर रहे हैं। और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग के अध्यक्ष ओम प्रकाश गुर्जर ने कहा है कि भाजपा ने राम के नाम पर जनता को बांट दिया, साथ ही मंदिर के नाम पर सियासत की और देश में राजनीतिक माहौल खराब किया। लेकिन अब राम मंदिर में चंदा चोरी कर भारी घपला किया गया है, इसके लिए केंद्र और भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। वजह यह है कि सरकार की निगरानी में ही राम मंदिर एवं ट्रस्ट का संचालन होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि नागौर के एक मंदिर में करोड़ों की गड़बड़ी हुई है और अब महाराष्ट्र में भी करीब 18 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी के आरोप सामने आए हैं। गुर्जर के अनुसार आस्था के साथ खिलवाड़ रोका जाना चाहिए। पत्रकार जी महोदय, बड़ी शर्म की बात है, बड़ी विघ्न की बात है कि बीजेपी राम मंदिर के ऊपर वोट लेकर के और सत्ता में आई थी। उसके बाद में हमें ये मालूम नहीं था कि ये जो राम मंदिर बना रहे हैं कि ये जनता को ठगने के लिए बना रहे हैं, इसमें भी कुछ इनको लाभ है। क्योंकि इन्होंने जो मंदिर बनाया, मंदिर बनाने के बाद में इसका प्रचार किया, बहुत अच्छी तरीके से वोटों से जीते, उसके बावजूद अब इन्होंने
करोड़ों रुपए का, अरबों खरबों रुपए का वहां से चंदा चोरी कर लिया। उसके बाद में अब नागौर में कर लिया, अब उसके बाद महाराष्ट्र में कर लिया। ये जो गरीब तबका है हमारा, ओबीसी का जो तबका है, ये मतलब जाता है मंदिरों में, माथा टेकता है, अपने विश्वास है, स्वामणी ये करता है, भंडारा ये करता है, प्रसाद ये चढ़ाता है, घी दूध जोत के लिए ये बेचता है। तो ये तो हर तरीके से ठगते रहेंगे और हम इसका विरोध करते हैं, विरोध करेंगे, जबकि इन्होंने गलत किया है और चंदा चोरी नहीं करना चाहिए। और आगे ये चंदा चोर हैं, पहले वोट चोर कहते थे, वोट चोर हैं, चंदा चोर हैं, पेपर चोर हैं, सब चीज में चोर के अलावा इनका और कोई छाप ही नहीं है। आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी के लोग शामिल है? पूरी बीजेपी के लोग शामिल हैं। अब से पहले जो जांच हो रही है जिसमें बैठे हुए बीजेपी के, तो आरएसएस के सारे लोग इसमें शामिल है। आरएसएस और बीजेपी एक है। तो आप बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं? बड़ा नहीं है ही, अखबार बोल रहा है, जनता बोल रही है, जो इनके पदाधिकारी जितने भी थे। जबकि आप आरएसएस ने, यानी मोहन भागवत ने, तोगड़िया ने, ये किसने बनवाया था मंदिर के बारे में, कौन सिरे ले रहे थे कि हमने बनाया ना मंदिर, ये कितना वो कर रहे थे। इन्हें कहीं तो आदमी लगे हुए, इन्होंने समझ है। हमें ये मालूम था कि जनता को मरवा करके, कार सेवकों को बुला करके और कुछ करके ये वोट भी ले लेंगे और चंदा भी चोरी करेंगे। इन्होंने इनकम का स्रोत बनाया। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार 3 राज्यों में हुए उपचुनाव में से 2 में भाजपा को हार मिली है। बिहार में राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर भी भाजपा पराजित हो गई। ऐसे में स्पष्ट है कि युवाओं के आंदोलन का असर देश में हो रहा है। पूर्व में किसान आंदोलन के कारण भी भाजपा की हालत खराब हो गई थी। सैनी के अनुसार केंद्र सरकार ने हर वर्ग को निराश किया है। ऐसे में 2027 में उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित अन्य राज्यों में भाजपा का सफाया हो जाएगा। आपने सही कहा, मैं आपके चैनल माध्यम से बताना चाहूंगा कि अब पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल बना पड़ा है। जहाँ बिहार में जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो सीट छोड़ी है, जहाँ विधायक था, वहां से जो उन्होंने सीट छोड़ी है, कई बार 4-5 बार विधायक रहा है। उससे पूर्व में उसके पिताजी वहां से, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिताजी वहां से विधायक रहे। ऐसी सीट जो उनके घर की सीट है, वहां पे चुनाव हारना बहुत ही इनके लिए शर्म की बात है। ऐसी मध्य प्रदेश में ये हारे जहाँ कांग्रेस जीती है। एक गुजरात की सीट बचाई है इन्होंने, वो पता नहीं वोट चोरी से बचाई है, कैसे बचाई है तो भगवान जाने। वहां पे भी ईमानदारी से अगर चुनाव होते तो वहां पे भी जीत पाती। तो आज पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल है। पूरा देश आज कांग्रेस की तरफ देख रहा है। देश में दूसरी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, तो आज सबके कांग्रेस की तरफ है। आगामी भविष्य में जो भी चुनाव आएंगे, पब्लिक इनको सबक सिखा के लिए तैयार है और कांग्रेस को सत्ता सौंपने के लिए तैयार बैठी। सर, आपको लग रहा है कि युवाओं को जो आंदोलन हुआ है उससे देश भर में भाजपा के खिलाफ माहौल बन रहा है और युवा ही भाजपा को शिकस्त देना चाहते हैं? बिल्कुल, आज एक युवा ही साथ नहीं है। युवा तो बिल्कुल आप सड़कों पे है, उनके साथ इन्होंने कम वो नहीं करा। नीट को लेकर के जो इन्होंने धरना प्रदर्शन किया जनता मंच पर, वहाँ जो लाठीचार्ज हुआ है, इनको तो इसका भुगतान करना पड़ेगा बीजेपी को। और ये कुछ बच्चे नहीं, ये 10-20 लाख बच्चे नहीं, इनके पीछे इनका पूरा परिवार है, पूरा रिश्तेदार है। तो ये करोड़ों में जाकर संख्या बैठेगी और ये पूरे एक स्टेट का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का मामला है। तो लोकसभा में अब के बार इनके जो है, इनको पब्लिक जहां से चले वही जगह इनको पब्लिक पहुंचा देगी जहां से इनकी शुरुआत हुई थी। 2 सीटों से पब्लिक इनको वही बैठाने का मन बना चुकी। करीब 2.5 महीने से पानी की समस्या से परेशान अलवर के रंगभरियों की गली और टोली का कुआं के निवासी बुधवार को मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे। साथ ही सहायक अभियंता सुनील कुमार को समस्या से अवगत करवाया। उन्होंने आरोप लगाया कि हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता है। साथ ही स्थानीय लोगों द्वारा दूर दराज क्षेत्र से पानी लाकर या टैंकर मंगवाकर काम चलाना पड़ रहा है। सोनिया है, मैं रंग बिरंगी गली रहती हूँ, वहाँ पे पानी नहीं आ रहा। काफी दिन हो गए, 2.5-3 महीने हो गए, बिल्कुल एक बूंद नहीं आते। इसीलिए आज है ना समस्या का सलूशन लेके हम यहाँ पे आए हैं कि पानी की हमारी कैसे भी हो समस्या यहाँ पे हो ही जाए। अब ये कह तो रहे हैं शाम को आने की, अब इनके ऊपर है ये आते हैं या नहीं आते। हम कैसे क्या बोरिंग से भर भर के लाते हैं, अशोका से जाते हैं लेके आते हैं, टैंकर मंगाते हैं, 10, 20, 30 ऐसे डलवाते हैं। क्या करें, अब बहुत समस्या हो गई, टंकियों में पानी नहीं है। जब जाके हार के सारी गली वालों को इकट्ठा करके लेके आए। रंगभरी गली टोली कुएं से आए हैं भैया जी, वार्ड नंबर 13 और 14। यहाँ पानी की समस्या 2.5-3 महीने से पानी की समस्या है। क्या समस्या है? पानी की समस्या
बिल्कुल पानी 2.5-3 महीने से गली में नहीं आ रहा। मैडम को, सर को हमने बहुत कॉल किए, डेली मैडम हमें आश्वासन देती है कि कल आएगा, कल आएगा, कल आएगा। डेली हम आते हैं, डेली फोन करती थी, शाम को आएगा, 5 बजे सप्लाई का टाइम होता है, किसी के पानी नहीं पहुंचता है। 30-40 घरों में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, बहुत परेशान है, टैंकर मंगवा रहे हैं। किससे मिले हो आप? हम सुनील सर से मिले हैं, इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं 5 बजे आ जाऊंगा। अगर ये 5 बजे हमारे वहाँ पे नहीं पहुंचते हैं आज और वाटर सप्लाई नहीं होती है तो हम धरना देंगे कलेक्टर के वहाँ पे, जाम लगाएंगे, फिर जो भी होगा प्रशासन उसको जिम्मेदार रहेगा। अलवर के मनिकाबड़ स्थित एकलिंग महादेव मंदिर परिवार की ओर से 7 दिवसीय श्रावण महोत्सव मनाया जाएगा। बुधवार सुबह श्रद्धालुओं द्वारा भगवान गणेश का पूजन किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने डीजे की धुन पर नाच गाकर भगवान गणेश जी को न्योता दिया। मंदिर के महंत पुष्कर नारायण त्रिवेदी ने बताया कि श्रावण महोत्सव के शुभारंभ पर गणेश पूजन किया जा रहा है। 6 अगस्त की शाम भगवान भोलेनाथ को कंगन डोरे बांधे जाएंगे और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक 21 किलो देसी घी से किया जाएगा। इसके अलावा रोजाना अनेक कार्यक्रमों का दौर चलेगा। 9 अगस्त की शाम पुराना कटला स्थित राधा कृष्ण मंदिर से एकलिंग महादेव की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 11 अगस्त को सावन मास की शिवरात्रि पर वरमाला महोत्सव आयोजित किया जाएगा। साथ ही 15 अगस्त को हरियाली तीज पर शाम को माता पार्वती की मुंह दिखाई का कार्यक्रम होगा और तीजोत्सव मनाया जाएगा। 5 तारीख को गणेश जी का पूजन गणेश को नौतने जा रहे हैं। उसके बाद 6 तारीख को कंगन का कार्यक्रम होगा और शाम को घी से अभिषेक होगा। 7 तारीख को एकलिंग महादेव मंदिर में लगन का प्रोग्राम है 5:30 बजे और 8 तारीख को हल्दी मेहंदी भजन संध्या है शाम को 6:15 तक और बाबा रुद्राक्ष का अभिषेक होगा 8:30 बजे। 9 तारीख को नगर भ्रमण होगा शाम को 5:15 बजे। जगन्नाथ मंदिर के पास राधा कृष्ण जी का मंदिर है, वहां से नगर भ्रमण शुरू होगा। 10 तारीख को जयगढ़ पूजन है सुबह 10 बजे। 10 तारीख को सुबह 9:15 बजे और महिला संगीत है 11 तारीख को शाम को 7:15 बजे। ये प्रोग्राम 15 तारीख तक चलेंगे। 15 अगस्त में 15 अगस्त को मुंह दिखाई और तीज महोत्सव प्रसादी वगैरह का प्रोग्राम है। रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एटक और आरएसआरटीसी रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन की मद से अलवर आगाज शाखा ने बुधवार को सम्मेलन आयोजित किया। बस स्टैंड के समीप स्थित जहांगीर धर्मशाला में हुए सम्मेलन में वक्ताओं द्वारा रोडवेज के रिटायर्ड एवं वर्तमान कर्मचारियों से संबंधित समस्याओं पर चर्चा हुई। साथ ही आगामी कार्यों और आंदोलनों पर विचार विमर्श हुआ। सम्मेलन में एटक के प्रदेश अध्यक्ष एमएल यादव, महासचिव धर्मवीर चौधरी, प्रदेश सचिव हरिओम चुग, संजय चौधरी, तेजपाल सैनी, गंगाराम शर्मा, कालीचरण शर्मा और सूबे सिंह आदि मौजूद रहे। महासचिव धर्मवीर ने बताया कि इस दौरान कर्मचारियों की कार्य समितियों का भी निर्वाचन किया जाएगा। वहीं आगामी 27 और 28 सितंबर को यूनियन का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन बीकानेर में होने जा रहा है। इसकी तैयारियों पर भी चर्चा की जा रही है। आज हमारा ये राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन एटक की जो हमारी 2 शाखाएं यहाँ पर हैं, अलवर और मत्स्यनगर, उनका शाखा सम्मेलन है संयुक्त रूप से। और साथ में आरएसआरटीसी रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों का संगठन है अलवर का, उसका भी ये सम्मेलन हो रहा है। अब इस सम्मेलन में जो रोडवेज में वर्तमान हमारी समस्याएं हैं उन पर विचार विमर्श होगा। आगे के सत्र के लिए हमारे अलवर डिपो की, मत्स्यनगर डिपो की और हमारे आरएसआरटीसी रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आगे के सत्र के लिए हम कार्य समितियों का निर्वाचन भी करेंगे। इसके बाद 27-28 सितंबर 2026 को हमारा प्रदेश का सम्मेलन बीकानेर में होने जा रहा है। वहां पर हम पूरे राजस्थान में जो हमारा रोडवेज है उसके रोडवेज उद्योग और इसमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं और जो सेवानिवृत्त हो गए हैं कर्मचारी, उनकी समस्याओं पर भी हम प्रदेश स्तर पर वहां विचार विमर्श करेंगे। प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बुध विहार में निःशुल्क पशु हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में 35 से अधिक पालतू एवं आवारा श्वानों और बिल्लियों का निःशुल्क एंटी रेबीज टीकाकरण किया गया। साथ ही कृमिनाशक दवाइयों सहित अन्य आवश्यक औषधियों का भी निःशुल्क वितरण किया गया। शिविर के दौरान WRRC के विवेक जायसवाल द्वारा चिकित्सालय को पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 20 पौधे भेंट किए गए। वहीं कार्यक्रम में सहयोग देने वाले भामाशाहों का चिकित्सालय स्टाफ द्वारा साफा एवं माल्यार्पण कर सम्मान किया गया।
वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुज कुमार तोमर ने बताया कि पशु स्वास्थ्य एवं जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के निःशुल्क शिविर नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि श्वानों एवं बिल्लियों के लिए निःशुल्क नसबंदी कार्यक्रम भी प्रारंभ किया जाएगा। उधर शिविर के सफल संचालन में पशुधन प्रसार अधिकारी प्रवीण तिवारी और पशुधन निरीक्षक सुभाष कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज दिनांक 4 अगस्त 2026 को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बुद्ध विहार में श्वान और बिल्लियों के लिए निःशुल्क टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के दौरान कृमिनाशक दवाइयों का वितरण किया गया, बाह्य परजीवियों के लिए दवाई का वितरण किया गया और एंटी रेबीज टीकाकरण निःशुल्क लगाया गया। इसमें पालतू पशुओं का भी इलाज किया गया और साथ ही जो लावारिस पशु थे उनका भी टीकाकरण निःशुल्क किया गया है। साथ ही संस्था के महत्वपूर्ण विकास में योगदान देने वाले भामाशाहों का स्वागत किया गया है। इसमें WRRC संस्था के द्वारा संस्था को पौधे करीब 20 पौधे वितरित किए गए हैं, जिनका संस्था में एक ब्यूटिफिकेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। साथ ही संजय भारद्वाज जी और हमारे गोमा भाई साहब के द्वारा भी इसमें ऑपरेशन टेबल और सैनिटरी का काम कराया गया था। कुछ भामाशाहों के द्वारा जो कुर्सियां दान की गई थी, आज इस निःशुल्क टीकाकरण शिविर के दौरान उन भामाशाहों का भी योगदान रहा। साथ ही विभिन्न फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रतिनिधि तो हमारे यहाँ पे पहुँचे, जिन्होंने पशुओं के लिए निःशुल्क डिवर्मिंग और अन्य जो आवश्यक औषधियों का वितरण किया गया। इसमें प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बुद्ध विहार के समस्त स्टाफ और समाजसेवी, भामाशाह और कंपनी के प्रतिनिधित्व और जनता का काफ़ी सहयोग रहा। विधिक सेवा प्राधिकरण के ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे कार्यक्रम के तहत अलवर के विवेकानंद नगर स्थित हिंद पब्लिक स्कूल और सेंट टेरेसा स्कूल में जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर की शुरुआत प्रधानाचार्य अनिल जैन द्वारा की गई। मुख्य वक्ता और वक्ता के रूप में प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड श्वेता अग्रवाल एवं PLV रेखा महलावत उपस्थित रहे। उन्होंने पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी, साथ ही गुड टच और बैड टच के बारे में उदाहरण देकर समझाया। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर्स की जानकारी देकर अंत में विद्यालय में शिकायत पेटी भी स्थापित करवाई गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था खराब है और सरकार भुगतान नहीं कर पा रही। चिकित्सा विभाग में निजी अस्पतालों का भुगतान बाकी है और निजी विद्यालयों का भुगतान भी सरकार नहीं कर रही है। श्रम विभाग और समाज कल्याण विभाग में योजनाओं और PWD में भी ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो रहा है। महासचिव सैनी ने आरोप लगाया कि विद्युत निगम द्वारा उपभोक्ताओं से 2 महीने का बिल एडवांस में लेना दर्शाता है कि आर्थिक हालत खराब है। कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि सरकार फेल हो चुकी है और नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए। राजस्थान सरकार के विद्युत विभाग द्वारा आम लोगों से सिक्योरिटी राशि मांगी जा रही है। इसके साथ ही 2 महीने का बिल का एडवांस राशि मांगी जा रही है। लोग परेशान हैं, आक्रोशित है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये सरासर जो सरकार कर रही है गलत कर रही है। बिजली विभाग जो कर रहा है गलत कर रहा है। आम जनता के साथ जो कर रहे हैं कि 2 महीना का बिल एडवांस जमा करा जाए, सिक्योरिटी दी जाए। किस बात की सिक्योरिटी ली जा रही है? क्यों 2 महीने का एडवांस दिया जा रहा है? जब 10-10 साल से 5-5 साल 20-20 साल से जिनके कनेक्शन चले आ रहे हैं बिजली के, कोई उनका किसी प्रकार का कोई ड्यू नहीं है, कोई बकाया पैसा नहीं है। फिर उनसे कहा कि सिक्योरिटी मांग रही है, क्यों बढ़ाई जा रही है इस तरह की? तो ये गलत है। उनके साथ रेगुलर चल रहे हैं तो जब कोई ड्यू हो तो मांगे अच्छा लगे, क्यों मांगे एडवांस क्यों मांगे जा रहे हैं? जब सरकार की आर्थिक स्थिति खराब है तो क्यों फोकट में बोल रही है, क्यों फोकट में सेवा दे रही है? अपनी आर्थिक स्थिति सही करे सरकार। और ये बिजली विभाग में मांग रहा है, उधर को कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके भुगतान नहीं हो रहे, ठेकेदार रो रहे हैं, हमारे पेमेंट नहीं हो रहे। इस तरह स्कूल में जो बच्चों को फ्री कर रहे हैं, स्कूल वाले पुकार रहे हैं कि सर जो सरकार की तरफ से हम बच्चे फ्री पढ़ा रहे हैं, उन्हें हमको पैसे नहीं मिल रहे। तो हर एक डिपार्टमेंट पुकार रहे हैं। तो सरकार की स्थिति कमजोर है, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमजोर है, वो नहीं समझ पा रही है। आज बीजेपी की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी सरकार नहीं चला पा रहे हैं बीजेपी के, तो ये इनको अगर नहीं चला पा रहे तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, जिससे आर्थिक स्थिति नहीं समझ पा रही है। सर, RG शेष योजना है जो कर्मचारियों के पैसे कटते हैं लेकिन उनका अस्पतालों का जो भुगतान नहीं हो रहा, जिसकी वजह से अब ये 2000 रुपये की जांच है, उससे ज़्यादा की जांच है तो पहले मंजूरी सरकार देगी जब इलाज होगा।
तो ये योजना भी सही नहीं चल पा रही। आपको लगता है कि सरकार आर्थिक संकट में है और समय पर भुगतान नहीं हो रहे? बिल्कुल, मैं पूर्व में भी आपको ये बताया था। आज ये GSS जो राज्य सरकार के जो कर्मचारी है उनसे तुम तनख्वाह में से उनके मेडिकल के नाम पर पैसे काट लेते हो, और जब वो इलाज के लिए जाते हैं तो उनको परेशान कर रहे हो। हिसाब 2000 ज़्यादा के कोई जांच है तो उसके पहले परमिशन ली जाएगी, फिर उसके बाद इलाज किया जाएगा। वो इतनी देर में इलाज करने वाला कोई सीरियस हुआ तो 4000 और माता को प्यार हो जाएगा। तो ये गलत है इनकी नीतियाँ। हमने पूर्व में भी कहा था, जैसे पूर्व में पूर्ण सरकार थी हमारे आदरणीय गहलोत साहब की कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने ये तो 2-4 जांचें की, उन्होंने तो सैकड़ों जांचें फ्री कर रखी थी, 400 तरह की दवाइयाँ फ्री दे रखी थी, फिर उन्होंने ऐसे कोई नहीं होने दी, सबका टाइम पे भुगतान हो रहे। ये सरकार ना तो टाइम पे भुगतान कर पा रही है, ना कोई सुविधा दे पा रही है, पूरी तरह संभाल रही है, फेल है। और आगामी अभी चुनाव में इनको पब्लिक सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे। सर, एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार बिजली उत्पादन कर रहे हैं, आत्मनिर्भर है, सौर ऊर्जा से भी, पवन ऊर्जा से भी, तो हर क्षेत्र में बिजली उत्पादन हो रहा है। फिर बिजली विभाग इस तरह का एडवांस मांग रहा है, तो कहीं न कहीं को आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ है? बिल्कुल, इसमें कोई दोहराय नहीं। ये जुमलेबाजों की सरकार है, कुछ भी बोल लेते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति खराब है, ये जुमलेबाज है, चाहे राज्य सरकार को चाहे केंद्र में बैठे हो, इनके सबसे सारे नेता जुमलेबाज है। कुछ भी भाषण बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी घोषणा कर देते हैं। प्रधानमंत्री ने दुनिया भर की घोषणा कर रखी है, कभी कुछ नहीं दिया। ये ऐसी है भजनलाल जी हमारे घोषणा कर रहे हैं, कुछ नहीं दे पा रहे। डिपार्टमेंटों की स्थिति बहुत ज़्यादा कमजोर है, आर्थिक स्थिति बिल्कुल नहीं समझ पा रही है इनसे, राज्य सरकार से बहुत ज़्यादा कमजोर। हर एक डिपार्टमेंट इनको हो रहा है, कोई इनके से नहीं हो रहा है। इसलिए आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ज़्यादा कमजोर है। और ये अगर बिजली विभाग इस तरह से करेगा तो पब्लिक सड़कों पर आएगी। अगर इस तरह से एडवांस मांगेंगे तो एडवांस नहीं दिया जाएगा, चाहे एडवांस सिक्योरिटी के तौर पर हो, चाहे 2 महीने का हो। जब कोई किसी का कोई ड्यू नहीं है, लगातार दे रहे हैं, तो जो क्यों मांग रहे हैं? एडवांस मांग के करोड़ों रुपया पब्लिक से वसूल कर लेंगे, उनका ब्याज में आप बिजली दे दोगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में। इतिहास गवाह है, दुश्मनों की मैली नजर जब भी हमारी भारत माँ के आंचल पर पड़ी, हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। हमारी भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान की कहानियां हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देती हैं। भारत मां की रक्षा के लिए न जाने कितनी माताओं ने अपने लाल, बहनों ने भाई और सुहागनों ने अपने सुहाग लौटाए हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिन वीर जवानों ने हमारी और हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनको हमने क्या दिया? तो आइए अब हम भी उन ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति अपना फर्ज निभाएं, दिल से करें नमन उनको और 2 मिनट मौन रहकर अपना सर झुकाएं और शहीदों के लिए उनके नाम एक दीप जलाएं, दीप जलाएं, दीप जलाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं हम तिजारा कस्बे की, जहां मेहराना गांव के पास डीजल पेट्रोल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बाजरे के खेत में पलट गया। टैंकर पलटते ही इसमें भरा ईंधन खेत में फैल गया।
हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। कुछ लोग बर्तन और बाल्टियां लेकर भरकर ले गए। सूचना पर तिजारा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। बाद में क्रेन की सहायता से टैंकर को सीधा करवा कर हटाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सड़क क्षतिग्रस्त है और जगह जगह गड्ढे मौजूद हैं। इसी वजह से टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही कि टैंकर में आग नहीं लगी, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। श्रावण मास में भक्त गंगोत्री से गंगा जल लाकर 11 अगस्त को शिव चतुर्दशी पर अभिषेक करेंगे। इसी क्रम में मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के बाढ़ बुलंदी गांव में भगवान भोले के शिवालय में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। इसके बाद पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर, हरि सिंह गुर्जर और मनी राम गुर्जर सहित अन्य लोगों ने सभी श्रद्धालुओं को तिलक लगाकर विदा किया। साथ ही महाआरती की गई। इसके बाद सभी श्रद्धालु गंगोत्री के लिए बाबा भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए रवाना हो गए। शहीद श्री राम गुर्जर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुर्जा में बाल संसद के लिए चुनाव का आयोजन किया गया। चुनाव प्रक्रिया में विद्यालय में 2 बूथ बनाए गए थे। सभी विद्यार्थियों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाल संसद का चुनाव निर्वाचन अधिकारी प्रधानाचार्य आशा चौहान के नेतृत्व में हुआ। साथ ही इसकी तैयारी प्रभारी रीना कुमारी और प्रदीप सोनी द्वारा की गई और उप प्रधानाचार्य मोनिका चावरिया सहित स्टाफ सदस्यों का योगदान रहा। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुर्जा में बाल संसद हेतु मतदान का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समस्त स्टाफ सदस्यों का भी इसमें सहयोग रहा। विद्यार्थियों ने मतदान प्रक्रिया के द्वारा लोकतंत्र के विषय में जानकारी अर्जित की कि चुनाव प्रक्रिया का आयोजन कैसे किया जाता है। इसमें मैट्सो कंपनी के स्वच्छ जीवन परियोजना की भी सहभागिता रही। और अब बात अकबरपुर की, जहां जल जीवन मिशन के तहत जल अर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को हुए कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के साथ जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना रहा। वक्ताओं ने कहा कि जोहड़, कुएं, तालाब और नदियों जैसे पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है। इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा। उधर महिलाओं ने जल बचाओ जागरूकता रैली निकालकर लोगों को पानी बचाने का संदेश दिया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य, अकबरपुर सरपंच, जल जीवन मिशन से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी, स्टाफ सदस्य और विद्यार्थी उपस्थित रहे। हम अलवर से जल जीवन मिशन से हम आए हैं और जो है आज जलदाय विभाग द्वारा जो है उपखंड उन्नयन से यहाँ पे अकबरपुर गांव में जो है यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो कि जल अर्पण कार्यक्रम था। और इस जल अर्पण कार्यक्रम में जो है स्कूली बच्चे, ग्रामीण महिलाएं और माननीय सरपंच साहब और सभी की मौजूदगी में कार्यक्रम किया गया है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो है हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं, पूरी जनता को, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जल की बचत करें, जल को व्यर्थ बहने से रोकें, एक एक बूंद सहेजनी है। साथ में जो हमारे गांव में जो प्राकृतिक संसाधन हैं जल के, जैसे कि कुएं, बावड़ी, तालाब, जोहड़ जो आदि हैं, उनका संरक्षण, उनकी समय पे साफ सफाई पे जोर दिया गया है। जलदाय विभाग की तरफ से जो सरकार का जल अर्पण कार्यक्रम चल रहा है वो ग्राम पंचायत अकबरपुर में आयोजित किया गया। इसके तहत कलश को रक्षा सूत्र बांधा गया, जल बचाने के लिए संदेश दिए गए और एक प्रभात फेरी यहाँ निकाली गई कि भविष्य में जल को कैसे बचाया जा सकता है और वर्षा जल को कैसे संचित किया जा सकता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था। अकबरपुर क्षेत्र से कावड़िए लगातार रवाना हो रहे हैं। कस्बे में 3 डाक कावड़ हरिद्वार के लिए बुधवार को रवाना हुई। इस दौरान पूरे कस्बे में बम बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कावड़ियों का भगवा दुपट्टा उड़ाकर सम्मान किया। लोहाटी मोहल्ले से प्रथम डाक कावड़ हरिद्वार के लिए रवाना हुई। इससे पहले अकबरपुर हनुमान जी मंदिर में कावड़ियों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली को लेकर कामना की। इसके बाद ग्रामीणों ने डीजे की धुन पर नृत्य करते हुए भोलेनाथ के जयकारों के साथ कावड़ यात्रा को रवाना किया। उप सरपंच लोकेश यादव ने बताया कि लोहाटी मोहल्ले से ये पहली डाक कावड़ रवाना हुई है। इस मौके पर राजेश शर्मा, आकाश शर्मा, नरेश वर्मा, काका पंडित, गोलू जोगी और गुलाब सिंह यादव आदि भक्त मौजूद रहे। यह कावड़ 11 अगस्त को अकबरपुर स्थित हनुमान जी मंदिर में चढ़ाई जाएगी। इसके अलावा कस्बे से 2 अन्य डाक कावड़ भी हरिद्वार के लिए रवाना हुई। तीनों कावड़ यात्राओं के दौरान श्रद्धालु डीजे की धुन पर नाचते गाते और जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े। आज हमारे ग्राम अकबरपुर से
हरिद्वार के लिए जल लेने के लिए कावड़े जा रहे हैं। तकरीबन 5 कावड़ यहाँ से जाएंगी और 11 तारीख को एक कावड़ चढ़ाई जाएंगी। उसके उपलक्ष्य में हमने पियाऊ का आयोजन किया है। पियाऊ का आयोजन हमारे छोटे भाई मनीष मीणा, जिनकी आज पुण्यतिथि है, उसके उपलक्ष्य में पियाऊ का आयोजन किया है। उधर गोपालपुरा गांव में तीसरी डाक कावड़ हरिद्वार के लिए रवाना हुई, जिसमें 40 श्रद्धालुओं का जत्था शामिल है। शिवालय में विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने यात्रा का शुभारंभ किया। महिलाएं भजन कीर्तन गाते हुए और डीजे की धुन पर नृत्य करते हुए श्रद्धालुओं के साथ अकबरपुर तक पहुंची। श्रद्धालु लेखराम फौजी ने बताया कि कांवड़ी भगवान भोलेनाथ का जल लेकर 11 अगस्त को गोपालपुरा स्थित शिवालय में पहुंचेंगे, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। और आज हमारे सभी श्रद्धालुओं का विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की टीम के द्वारा सचिन भाई और पंडित अपने रिपोर्टर धर्म शर्मा भाई के द्वारा सभी का स्वागत किया गया। और इच्ची भाई डायरेक्टर साहब हैं जो, उनके द्वारा भी, तो मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं। अकबरपुर कस्बे के बस स्टैंड पर बुधवार को स्वर्गीय मनीष मीणा की प्रथम पुण्यतिथि पर डाक कावड़ियों एवं राहगीरों के लिए प्याऊ लगाई गई। इस दौरान श्रद्धालुओं और राहगीरों को ठंडा पेयजल एवं नींबू की शिकंजी वितरित की गई। यहां मौजूद सचिन गुप्ता एवं कालीचरण गुप्ता ने बताया कि सावन माह में बड़ी संख्या में डाक कावड़िए इस मार्ग से गुजर रहे हैं। इनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए शीतल जल और शिकंजी की व्यवस्था की गई है। साथ ही बस स्टैंड से गुजरने वाले राहगीरों को भी ठंडा पानी पिलाकर सेवा का कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर सोनू शर्मा, कुणाल मीना, पीयूष यादव सहित कई लोग उपस्थित रहे। सावन के पहले मंगलवार को सरिस्का के जंगलों में स्थित महाभारत कालीन पांडुपल हनुमान जी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह हुई हल्की बारिश और सुहावने मौसम के बीच मंदिर परिसर में जय बजरंग बली के जयकारे गूंजते रहे। यहाँ बाबा का फूल मालाओं से भव्य श्रृंगार किया गया और सुंदर कांड पाठ, पूजा अर्चना, हवन यज्ञ एवं भंडारे का आयोजन हुआ। राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब और दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पांडुपौल पहुंचे। वहीं पांडुपौल मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं ने लंबे समय से बंद पड़े सिलीबेरी गेट को लेकर नाराजगी जताई है। स्थानीय श्रद्धालु गोविंद जोशी एवं अन्य भक्तों ने बताया कि सिलीबेरी गेट पिछले करीब 8 माह से बंद है, लेकिन आश्वासन मिलने के बावजूद अब तक स्थायी समाधान नहीं हो सका है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की राजगढ़ शाखा की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान एवं मिशन स्पंदन के अंतर्गत विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा दिलाई गई। कस्बे के 2 शिक्षण संस्थाओं में कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजगढ़ शाखा की संचालिका ब्रह्म कुमारी निशा ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने के टिप्स दिए, साथ ही नशा मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हुए संकल्प दिलाया। इस मौके पर ब्रह्म कुमारी शीतल, अजय यादव, सुमन, लता, राम, वकील राम, खिलाड़ी सैनी, मनीष शर्मा, पुखराज बैरवा और मुकेश बैरवा आदि उपस्थित रहे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा राजगढ़ की ओर से संकल्प ITI के परिसर में 10 करोड़ नशा मुक्ति अभियान लेकर के प्रतिज्ञाएं कराई गई कि वास्तव में नशा नाश की जड़ है और अनेक विद्यार्थियों ने सहभागी होकर के अपने आप में प्रतिज्ञा ली, एक स्वस्थ जीवन के लिए, एक सशक्त परिवार के लिए, एक उज्जवल भविष्य के लिए, एक विकसित भारत के लिए हम अवश्य नशा मुक्त रहेंगे और अपने दोस्तों को, अपने परिवार को और समाज को भी नशा मुक्त होने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। नौगावा में आचार्य ज्ञान भूषण मुनिराज के सानिध्य एवं ज्ञान गंगा माता जी के दिशा निर्देशन में जैन धर्म की कक्षाएं लगातार जारी हैं। बस स्टैंड स्थित महावीर भवन में जैन धर्म के सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों पर आधारित ज्ञान प्राप्ति की जा रही है। समाज के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर व्यक्ति आचार्य श्री संघ के 34वें चातुर्मास में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उधर आचार्य ज्ञान भूषण मुनिराज ने बताया कि यह शिविर आधुनिक जीवन शैली के बीच धार्मिक और नैतिक संस्कारों का बीजारोपण करता है। वहीं शुल्लिका ज्ञान गंगा माता जी के अनुसार भगवान महावीर के सिद्धांतों को सरल रूप में समझाकर अहिंसा और शांतिपूर्ण जीवन जीना सिखाया जा रहा है। इसका लक्ष्य धर्म की राह पर चलकर समाज, परिवार और राष्ट्र के प्रति वफादार, जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक तैयार करना है।
नौगावा बस स्टैंड स्थित श्री सनातन धर्म सभा में हर साल की तरह कांवड़ियों के लिए शिविर लगाया जा रहा है। श्रद्धालु मुकेश कुमार ने बताया कि इसका विधिवत पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया गया। यहाँ कांवड़ियों के लिए ठहरने, चिकित्सा और भोजन की व्यवस्था की गई है। शिविर का आयोजन तेज सिंह चौधरी की देखरेख में किया गया। इस अवसर पर तेज सिंह चौधरी, मुकेश कुमार, नितिन जैन, हरि शर्मा, हरि सिंह गुर्जर, धीर सिंह गुर्जर और नितिन गुप्ता आदि मौजूद रहे। बड़ौदा में स्थित जोहड़ वाले हनुमान जी मंदिर में श्रावण मास के अवसर पर बुधवार को श्री रामायण की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसी के साथ एक माह तक चलने वाले पाठ का शुभारंभ हुआ। वहीं विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर इसका स्वागत किया। महंत भक्त प्रहलाद गिरी महाराज ने आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह धार्मिक आयोजन 5 अगस्त से 4 सितंबर तक प्रतिदिन नियमित रूप से आयोजित होगा। साथ ही भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खैरतल तिजारा के सचिव अजीत कुड़ी एवं परिवहन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा वाहनों का निरीक्षण किया गया। क्षेत्र में स्लीपर, लग्जरी, राजस्थान लोक परिवहन और बाल वाहिनी बसों के विरुद्ध विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। संयुक्त टीम ने ततारपुर चौराहे पर विभिन्न बसों का सघन निरीक्षण किया। कुछ बसों में बिना टिकट यात्रियों का परिवहन किया जाना पाया गया। इसके अलावा कई बसों में पैनिक बटन खराब मिले, साथ ही इमरजेंसी विंडो खराब अथवा अनुपस्थित पाई गई। वहीं अग्निशमन यंत्र एवं फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध नहीं होने जैसी सुरक्षा संबंधी कमियां भी सामने आई। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संयुक्त टीम ने मौके पर ही 9 बसों के चालान किए तथा कुल 1,04,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। सचिव अजीत कुड़ी ने कहा कि ऐसे संयुक्त निरीक्षण अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे। इस विशेष अभियान के दौरान आरटीओ कृष्ण कुमार सैनी, सब इंस्पेक्टर शिवलाल और ततारपुर थाने का जाब्ता मौजूद रहा। आगामी तीज एवं रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग ने किशनगढ़ एवं कोट कासिम कस्बे में कई जगह सैंपल भरे। कुल 6 खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर अरविंद गेट के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान दही, पनीर और घेवर का नमूना लिया गया। इसके बाद विभागीय टीम ने कोट कासिम कस्बे में मावा, बर्फी, पनीर और घेवर का नमूना संग्रहित किया। सभी नमूनों को परीक्षण के लिए खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला भेज दिया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खामी मिलने की स्थिति में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मातौर में ग्राम वासियों और स्टाफ द्वारा जन सहयोग से 10 कंप्यूटर सेट, इन्वर्टर और 10 कुर्सियां क्रय की गई हैं। उप प्रधानाचार्य करण सिंह गुर्जर ने बताया कि विद्यालय में 2 कंप्यूटर शिक्षक उपलब्ध थे लेकिन कंप्यूटर नहीं थे। इस कार्य के लिए महेंद्र तेजराम सैनी, तारीफ, दामोदर, सुरेश, विनोद वलेचा, पप्पन सेन और धन सिंह डांगी आदि मौजूद रहे। जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश ने नवाचार उज्जवल बचपन अभियान के तहत बुधवार को छित्तर का बास का जायजा लिया। उन्होंने यहां राजकीय विद्यालय में स्वास्थ्य जांच एवं मेडिकल स्क्रीनिंग शिविर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्क्रीनिंग व्यवस्था, बच्चों की स्वास्थ्य जांच की प्रक्रिया और ऑनलाइन डेटा एंट्री का अवलोकन किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों एवं कार्मिकों को अभियान के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने स्क्रीनिंग टीमों से संवाद करते हुए कहा कि बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान कर उनका प्रभावी उपचार सुनिश्चित करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। वहीं सीएमएचओ के अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण में चिन्हित बच्चों को आवश्यकता अनुसार पोषण सहायता, चिकित्सकीय परामर्श एवं उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय खैरतल में मंगलवार को नवोदय विद्यालय स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर एवं विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य केआर मीना ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। अपने उद्बोधन में जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश ने कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एकाग्रता, निरंतर मेहनत और अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि 9 की छात्रा चैक को सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने विद्यालय की अटल टिंकरिंग लैब का निरीक्षण कर विद्यार्थियों द्वारा तैयार नवाचारों की जानकारी ली। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। अंत में वरिष्ठ शिक्षिका ममता गुप्ता ने आभार जताया, जबकि संचालन पीजीटी सुषमा यादव द्वारा किया गया। समता आंदोलन जिला अध्यक्ष रामअवतार सिंह चौहान के अनुसार जयपुर के सेठ आनंदीलाल पोद्दार मुख्य बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं का धरने पर बैठना भाजपा सरकार के माथे पर कलंक है।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क करने के बाद भी इन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पीड़ा तक सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्षतिग्रस्त दीवारों के बीच जान जोखिम में डालकर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों के स्थान पर अपने चहेते अप्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्त कर भाजपा सरकार इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जिला अध्यक्ष चौहान के अनुसार दिव्यांग बच्चों के अधिकारों का दमन और उनके भविष्य के साथ यह अन्याय किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। उधर जयपुर में यूजीसी एक्ट के विरोध में विशाल रैली के दौरान पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और एक नौजवान की मौत की चौहान ने निंदा की है। उन्होंने मांग की कि दोषी पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही मृतक के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। बरखेड़ा गांव के श्री शिव मंदिर के प्रांगण में श्री राम कथा के बुधवार को 6वें दिन राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के विवाह की कथा सुनाई गई। साथ ही राम सीता की भव्य झांकी दिखाई गई। श्री रामचरितमानस कथा सुनने वालों में आयोजक तेज राम सैनी, प्रेम सैनी, ख्याली राम सैनी, धन्ना राम सैनी, रुक्मणी, जीतू सैनी, अनीता और नरेंद्र सैनी आदि उपस्थित रहे। राजकीय विधि महाविद्यालय अलवर के छात्र छात्राओं ने सशस्त्र सीमा बल रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर का शैक्षणिक भ्रमण किया। इस दौरान अधिकारियों ने विद्यार्थियों को हथियारों के प्रशिक्षण, मैदान में होने वाले अभ्यास और ट्रेनिंग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। विद्यार्थियों ने नशा मुक्ति विषय पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर जागरूकता का संदेश दिया। इसके अलावा पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व सहायक आचार्य डॉक्टर राकेश कुमार एवं लवराज शर्मा ने किया। वहीं एसएसबी की ओर से उप महानिरीक्षक संजीव यादव तथा सहायक कमांडेंट राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में प्रशिक्षण एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा की अनुशंसा पर अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र में 11 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से 14 सड़क निर्माण एवं डामरीकरण कार्यों को स्वीकृति मिली है। इनमें से एक मिसिंग लिंक सड़क और 13 नॉन पैचेबल सड़क निर्माण कार्य शामिल है। संजय शर्मा ने इसके लिए सीएम भजनलाल शर्मा सहित उप मुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अलवर शहर की वर्षों से लंबित कई महत्वपूर्ण सड़कें बनने का मार्ग अब प्रशस्त हो गया है। इससे आम जन को बेहतर आवागमन सुविधा मिल पाएगी और शहर के समग्र विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार के नेतृत्व में अलवर शहर में विकास कार्यों की यह श्रृंखला आगे भी निरंतर जारी रहेगी। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। खाद्य प्रतिष्ठानों और ठेलियों पर आकस्मिक निरीक्षण से मची खलबली। खाद्य सुरक्षा टीमों ने शहर में सैंपल लेकर क्वालिटी और स्वच्छता की दी हिदायतें। मिनी सचिवालय में चैम्बर नहीं बनने पर वकीलों ने काली पट्टी बांध जताया रोष। 16 अगस्त को कोर्ट के प्रस्तावित उद्घाटन का किया विरोध। 2 मंजिला भवन में टाइल्स लगाने के दौरान नीचे गिरकर कामगार ने तोड़ा दम। वहीं आर्थिक तंगी से परेशान युवक ने प्रतापबास में फंदा लगाकर दी जान। और नशे के कारोबार पर शिकंजा कस शातिर को दबोचा। सूर्यनगर मोड़ से गांजा और देसी शराब भी की बरामद। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।